तर्क आपको ए से डी तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना आज की हमारी चर्चा के लिए शायद काफी मौजू है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक टाइम्स के एक अहम लेख पर बात करेंगे, ईरान इजराइल संघर्ष। इसमें जो परमाणु खतरा और नई मिसाइलों की बात हो रही है उस पर गहराई से नजर डालेंगे। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और जो भी समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए जरूरी हो सकती है। जी बिल्कुल, स्थिति काफी गंभीर है। तो शुरू करते हैं। संघर्ष के पहले हफ्ते में ही इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु ढांचे को, मतलब खबरों के अनुसार, काफी नुकसान पहुंचाया है। नतांज, इस्फहान जैसे नाम सामने आ रहे हैं। हाँ, और केवल ढांचे को ही नहीं, ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के मारे जाने की भी खबरें हैं। ये एक बड़ा झटका है ईरान के लिए। और इसके जवाब में फिर ईरान ने भी वो पीछे नहीं हटे। बिल्कुल नहीं, ईरान की कार्रवाई भी जबरदस्त थी। करीब 370 बैलिस्टिक मिसाइलें और साथ में सैकड़ों ड्रोन। ये बहुत बड़ा हमला था। 370 मिसाइलें, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और इजरायली सरकार के मुताबिक इसमें जाने भी गई। जी, उनके अनुसार 24 नागरिक मारे गए और लगभग 600 घायल हुए। यहाँ तक कि बिरशेबा का जो सोरोका मेडिकल सेंटर है उसे भी निशाना बनाया गया। तो मानवीय पहलू भी बहुत चिंताजनक है। दूसरी तरफ इजराइल का नेतृत्व वो भी चुप नहीं बैठा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, और रक्षा मंत्री कार्ड्स ने तो और आगे बढ़कर तेहरान में हमले तेज करने का आदेश दिया। उन्होंने तो इसे अयातुल्ला शासन को खत्म करने की कोशिश तक कह दिया। हालांकि विदेश मंत्री गिदोन सार ने बाद में थोड़ा स्थिति संभाली, कहा कि शासन परिवर्तन अभी आधिकारिक लक्ष्य नहीं है। हाँ, वो एक तरह से डैमेज कंट्रोल था शायद। लेकिन इस सब के बीच जो एक अहम बात उभर कर आई है वो है ईरान का अपनी नई मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन। अच्छा, कौन सी मिसाइल है? इसमें कई नाम हैं, इमाद, कद्र 110, हज कासिम, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है फतह 1 और फतह 2 की। ईरान इन्हें हाइपरसोनिक क्षमता बता रहा है। हाइपरसोनिक, ये तो मतलब गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, और उन्होंने सेज्जल मिसाइलों के इस्तेमाल का भी दावा किया है। वो मानते हैं कि ये उनकी सबसे सटीक और शक्तिशाली मिसाइलों में से हैं। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक वाली बात है, क्या ये दावे सच हैं? मतलब एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग होगी ईरान के लिए। सही सवाल है, यहीं पर थोड़ा मतभेद है। ईरानी मीडिया तो फतह 1 को पहली असली हाइपरसोनिक मिसाइल बता रहा है, रेंज 1400 किलोमीटर। पर जैसे इजरायली थिंक टैंक INSS के यहोशुआ कालिस्की हैं, उनका कहना है कि सिर्फ स्पीड जरूरी नहीं है, मिसाइल की मैनूवरेबिलिटी यानी हवा में रास्ता बदलने की क्षमता वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ईरान की मिसाइलों में ये क्षमता अब तक सीमित रही है। अच्छा, मतलब तेज तो है पर चकमा दे सकती है या नहीं, इस पर शक है। हाँ, कुछ वैसा ही। ब्रिटेन के RUSI के जैक वॉटलिंग भी ईरान की इतनी जटिल तकनीक बनाने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। कैलिस्की तो यहाँ तक कहते हैं कि फतह 1 को बहुत कम सफलता मिली है और जो ज्यादा सक्षम मिसाइलें हैं जैसे खुरमशहर और फतह 2, वो तो शायद तैनात भी नहीं की गईं। तो मिसाइलों की बात तो ठीक है, पर इसके साथ साथ जो परमाणु बयानबाजी हो रही है उसने तो पूरी दुनिया को डरा दिया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। ईरान के IRGC के मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने तो पाकिस्तान के समर्थन का दावा कर दिया परमाणु हमले की स्थिति में। पाकिस्तान का नाम भी आ गया इसमें। जी हाँ, और ईरानी सेना के प्रवक्ता ने इजराइल को कब्जे वाले इलाके खाली करने की चेतावनी दी। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी मुस्लिम देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। ये सब मिलकर वो इस्लामिक बम वाली पुरानी बहस को फिर से हवा दे रहा है, जिसका इतिहास 70 के दशक और AQ खान तक जाता है। बिल्कुल, AQ खान का परमाणु प्रसार नेटवर्क, ये सब पुरानी चिंताएं फिर ताजा हो गई हैं। तो अब सवाल ये है कि इजराइल, जिसके पास खुद परमाणु हथियार हैं, सिप्री के अनुसार करीब 90, क्या वो इस विकल्प के बारे में सोच सकता है? ये $1 मिलियन सवाल है, कह सकते हैं। नेतन्याहू हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोधी रहे हैं, JCPOA डील के भी खिलाफ थे। हाँ, वो तो थे। तो कुछ विश्लेषक ये अटकलें लगा रहे हैं कि शायद इजराइल जवाबी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए इस विकल्प पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सहमति चाहिए होगी। तो और वो मिलना मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल, मौजूदा हालात में तो लगभग नामुमकिन। और ऐसा करने से इजराइल दुनिया में और भी अलग थलग पड़ जाएगा कूटनीतिक तौर पर। और अमेरिका का अपना रुख भी वो साफ नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप कभी नरमी दिखाते हैं, कभी धमकी देते हैं। बिल्कुल, ये अनिश्चितता खतरे को और बढ़ाती है। इसी बीच रूस ने भी चेतावनी दी है,
कहा है कि अगर ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो नतीजे विनाशकारी होंगे। बाप रे, मतलब कई सारे एक्टर्स इसमें शामिल हो गए हैं। जी, और ये सब तब हो रहा है जब सिप्री पहले ही कह चुका है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। तो ये जो क्षेत्रीय तनाव है, ये आसानी से एक वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। तो इस पूरी चर्चा से, जो इकोनॉमिक टाइम्स के लेख पर आधारित थी, ये साफ है कि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और सबसे खतरनाक परमाणु पहलू जुड़ा हुआ है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए समझना जरूरी है कि एक क्षेत्रीय टकराव कैसे वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। और सोचने वाली बात यह है कि इस बढ़ते तनाव का, ये जो हाइपरसोनिक और परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है, इसका असर वैश्विक हथियार नियंत्रण संधियों पर क्या होगा, और भविष्य में जो पावर बैलेंस है, शक्ति संतुलन, वो कैसे बदलेगा। ये कुछ अहम सवाल है जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। इस गंभीर विषय पर अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषण, ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर गहरी बातचीत के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।